आईटीसी जो इंडिया का सिगारेट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें 36% से भी ज़्यादा फॉल आने के बाद अब सबके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो आपके मन में डाउट है कि इसको सेल करें या होल्ड करके बैठे। अगर आपने बाइंग नहीं की है लेकिन इतना बड़ा फॉल देखने के बाद क्या इसको बाइंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है या एक वैल्यू ट्रैप है, ऐसे कुछ सवाल आपके मन में है। आज के इस एपिसोड में इन्हीं सारी सवालों के जवाब देंगे। थोड़ा सा स्टॉक को भी एनालाइज करेंगे, इन थीरीज को भी समझेंगे। बट इसकी शुरुआत मैं एक बेंचमार्क से करूंगा। मेरा खुद का एग्जांपल विथ प्रूफ आपको मैं दे सकता हूं और उससे शुरुआत करेंगे, फिर स्टॉक की अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो बेंचमार्क क्या है? KEI नाम का एक स्टॉक है। अराउंड 9 मंथ बैक सेम स्टोरी हुई थी। वो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% डाउन आया था और उसके बाद जो घटना घटी है, जो इम्प्रूवमेंट आई है, वो आप चार्ट पे देख सकते हो। अब मैं बेंचमार्क क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब ये फॉल आई, ये अप्रोक्सीमेट मंथ ऑफ अप्रैल में आई थी और उसी टाइम पे अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया था अबाउट KEI स्पेसिफिकली। मैं आपको अप्रोक्सीमेट उसकी डेट भी दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया था 14 अप्रैल 2025 को और फॉल मतलब इसका बॉटम जो आया था 8 अप्रैल के आसपास ही आई थी। मुझे कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखे, फिर उसके बाद मैंने एनालाइज करके उसको अपलोड किया। अब न्यूज़ क्या है आपके लिए कि ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले ही हमने इसमें 88% के अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट बुक किया। लेट मी शो यू कि चलो मैं एक थोड़ा सा टॉप साइड पे ही पकड़ता हूँ और मैं आज के डेट पे ही लेके आऊँगा। 88% में बेसिकली यहाँ से बोल रहा हूँ जो हमने कंसिडर किया था 14 मार्च के आसपास हो गया। ठीक है, तो ये बेंचमार्क मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ऐसी चीज़ें मार्केट में होती है। अब आईटीसी के साथ क्या हुआ है वो समझते हैं सबसे पहले। सो टू कीप इट सिंपल, ये आजकल हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उसको समझने के लिए क्या है, उसमें क्या हुआ है, फेब मंथ में जीएसटी की इंक्रीज हुई है, लाइक अराउंड फर्स्ट फेब ओनली, कि शुरू में जो 28% टैक्स लगता था अब वो 40% लगेगा सिगारेट के ऊपर। दैट इज द न्यूज। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या आते हैं? इम्पैक्ट नंबर 1 ये होता है, ऐसे पकड़ के चलते कि लेट्स से आईटीसी ने कस्टमर को प्राइस का ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, इसकी वजह से प्राइस कम कर लिया और टैक्स खुद से भरा, तो होगा क्या? नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। मतलब कंपनी की सेल इंटैक्ट रहेगी, सेल उतना ही होगा लेकिन नेट प्रॉफिट कम हो सकता है। तो अगर नेट प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, वहां पे एक क्वेश्चन मार्क आता है। सेकेंड स्टोरी क्या हो सकती है? कंपनियां यूजुअली कभी भी खुद का नेट प्रॉफिट कम करने की कोशिश नहीं करती है, वो मार्जिन पे खेलती है ना। तो आईटीसी क्या करेगा? प्राइस बढ़ा के लगाएगा। अगर गवर्नमेंट मुझे टैक्स मांग रही है तो मैं प्राइस बढ़ा के दूंगा ताकि मेरा मार्जिन सेट रहे। तो फिर उस केस में क्या हो सकता है? तो सिगारेट पीने वाले लोग या कस्टमर क्या सोचेंगे कि भाई अब प्राइस बढ़ गया है, तो मैं पहले 10 पीता था अब मैं 8 ही पीऊंगा। तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, मतलब सेल कम हो सकता है। सो एक क्वेश्चन मार्क्स है और इन्वेस्टर इन्हीं क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर ये होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर ये होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मैं एक बहुत ही ऐसे कॉमन नेचर पे चलता हूँ और बाय द एज आपको भी ये नॉलेज आई होगी। सिगारेट, ड्रिंक्स जैसी चीज़ें जब महंगी होती है तो क्या रियली उनके सेल के ऊपर इम्पैक्ट आता है? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। कोई भी चीज़ जो बेसिकली एफएमसीजी मतलब जो कंज्यूम चीज़ें हम करते हैं, क्या उसके सेल के ऊपर इम्पैक्ट आता है? अगर मेरा इन जनरल एनालिसिस आप देखोगे लॉन्ग टर्म में तो नहीं आता है। दैट व्हाट माई से कि मैं ऐसा सोचता हूँ। तो सबसे पहले मैं कन्विंस्ड हूँ कि आईटीसी जैसी कंपनी, अगर हम उसका थोड़ा सा फंडामेंटल देखे, उसका मार्केट कैप देखे, सो 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप होने वाली कंपनी है, बेसिकली लार्ज कैप कंपनी। तो इस कंपनी को टैक्सेशन की वजह से, एक तो मार्केट में ये बहुत ही स्पेशलाइज खुद को स्टैंड करती है, इनकी मोड बहुत बड़ी है, तो इनका ब्रांड बहुत अलग है। तो शायद अगर वो टैक्स इंक्रीज की वजह से प्राइस भी इंक्रीज करे तो मुझे नहीं लगता कि सेल के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा।
तो मार्जिन तो वो सेट कर लेगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग है बेसिकली, क्योंकि 12% से बढ़ गया ना, 28% से 40% हो गया, तो ऑब्वियसली 12% का इंक्रीज है, तो उसको थोड़ा सा अलाइन करने में टाइम भी जाएगा। कंपनियां भी बहुत ज़्यादा होशियार होती है, कभी कभी वो सोल्यूशन निकाल लेती है। लेट्स से एक सिगारेट में वो शुरू में 10 ग्राम टबैको डालते थे, अब वो क्या करेंगे मार्जिन सेट करने के लिए 8 ग्राम डालेंगे, मतलब क्वांटिटी तो उतनी ही बेचेंगे ना, वही प्राइस पे बेचेंगे। जो पार्ले जी ने किया था, जब हम बचपन में देखते थे कि पार्ले जी का जो बिस्किट का पैकेट आता था वो बहुत बड़ा होता था 10 रुपए का, और 5 रुपए का छोटा रहता था। अब हम जो 10 रुपए का पैकेट खरीद रहे हैं वो 5 रुपए वाले के साइज में है। तो क्वांटिटी और इसमें कंपनियां खेल लेती है, तो वो मार्जिन सेट करती है, ठीक है, और लोगों को आदत भी लग जाती है। अब आते हैं कि क्या इस टैक्सेशन की वजह से जो Q3 का रिजल्ट आया है उसके बिजनेस में कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है क्या, और उसकी शुरुआत हम थोड़ा सा रेशो से करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36%, मतलब द बेस्ट है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, पब्लिक होल्डिंग 15%। अब इससे क्या समझ में आता है मुझे कि मेजर स्टेक अभी भी बिग प्लेयर्स के हाथ में है। प्लेजिंग 0%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01%, मतलब ना के बराबर। अब प्लेजिंग भी किया नहीं है और डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है, इसका मतलब कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। तो मतलब कभी परेशानी होगी ही नहीं डेट की वजह से। अब थोड़ा सा ये जो ना स्टॉक पी के ऊपर लोग जो बात करते हैं तो उसको भी समझते हैं। करंट पी चल रहा है 19.3, ठीक है, और इसके पिछले 5 साल का अगर आप मीडियन देखोगे तो वो है 24.7, तो मीडियन से भी नीचे हो गया करंट पी, तो उसकी वजह पे क्या हो गया, ये ओवर सोल्ड हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया। तो मैं एक हमेशा सवाल पूछता हूं कि जब ये फॉल आती है ना तो कंपनी की एक डी रेटिंग हो जाती है, जैसे री रेटिंग बोलते हैं, तो डी रेटिंग बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे चल रहा था, एक न्यूज आ गई उसकी वजह से इसको नीचे फॉल कर दिया, सब प्लेयर्स को हटा दिया, नाउ इसको अंडर वैल्यूड बना दिया, ठीक है। अब जब मैं इसके सेल्स ग्रोथ या जो Q3 का रिजल्ट आया है ना उसके साथ जब कंपेयर करता हूं, सो लास्ट दिसंबर 24 में अराउंड 19K का सेल था, अब वो 20K में चला गया। प्रॉफिट लगभग सेम है, ठीक है, प्रॉफिट में कोई बड़ी ग्रोथ आई नहीं है, हार्डली 3 करोड़ की ग्रोथ आई है क्वार्टरली। लेकिन मैं जब लास्ट 3 क्वार्टर के नंबर को ना काउंट करता हूं, लास्ट 3 क्वार्टर, क्योंकि देखो मार्च एंड आएगा तो पूरे साल का नंबर आ जाएगा बाहर, तो मैं क्या कर रहा हूं 3 क्वार्टर का नंबर काउंट कर रहा हूं, सो दैट इज अराउंड 61,000 सेल है, ठीक है, 3 क्वार्टर का। और लास्ट ईयर पूरे साल का कितना है 75,000, मतलब लगभग इस नंबर को ब्रेक करने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट 15K के आसपास। अब ये कंपनी मार्च के क्वार्टर में नंबर कितना करती है, मार्च 25 में 18K किया है, मार्च 24 में 17K किया है, मतलब ये नंबर करने की इनको आदत है। तो अगले क्वार्टर का एक नंबर सही से आता है तो नंबर के बेसिस पे भी ये ऊपर जाएंगे। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे, मैं आईटीसी का चार्ट ओपन करता हूं, इस Q3 का जो रिजल्ट आया है, और मैं थोड़ा सा इसको ना वीकली बेस पे डाल देता हूं, Q3 का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसमें कंपनी ने जो एक बेसिक मार्केट एक्सपेक्टेशन लेके बैठती है ना उसको भी बीट किया है, ठीक है। तो उस फ्रंट पे भी वो एक पॉजिटिव नोट पे है, नंबर सही से आया है। कैश फ्लो अगर आप देखना चाहो तो कैश फ्लो सही में है कंपनी में। बोरोइंग्स और रिजर्व्स की हम थोड़ा सा बात करें तो रिजर्व्स थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बोरोइंग्स भी कम हुए हैं, मतलब डेट फ्री कंपनी तो बनी चुकी है लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत डेट है। तो ये पॉजिटिव नोट्स मुझे लगते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी जो एक लार्ज कैप है टैक्सेशन के इम्पैक्ट्स की वजह से अगर नीचे आ रही है, तो मैं सोचता हूँ या मैं समझता हूँ कि ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है, लेकिन प्रोवाइडिंग द टाइम। टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक बार ना ये इन्वेस्टर वालों का भी दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है इसमें। सो दिसंबर 25 में
DIS ने इसको ऑलरेडी इंक्रीज कर लिया है, दे ऑलमोस्ट गॉन अराउंड 49%, और पब्लिक इसको बेच चुकी है। और जो ये लोग चाहते हैं कि ऐसे बड़े स्टॉक जब नीचे आते हैं, बड़े लोग एक्यूमुलेट करना चाहते हैं और छोटे लोगों को इससे बाहर करना चाहते हैं। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी सिंपल, ITC जैसा बड़ा स्टॉक अगर टैक्स जैसे रीजन से गिरता है, आई बिलीव कि इट इज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग कंसिडरिंग टाइम फ्रेम, मिनिमम 3 साल देना पड़ेगा। मैंने KEI के टाइम पे भी यही बोला था, एंड आई एम टॉकिंग टाइम ऑफ द ITC सेम। अगर आप 3 साल का टाइम दे सकते हो, आई बिलीव इट्स अ डेवलप थिंग। इसके बारे में आप अपना खुद का भी थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, एंड व्हाट यू थिंक लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स। और आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या आपने ऑलरेडी बाय किया है, क्या आप न्यू बाय करना चाहते हो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लेट्स ग्रो टुगेदर।